हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा पार्ट वन है, वो भी काव्य खंड का चैप्टर नंबर वन है ये काव्य खंड का। और उसका नाम है कड़बक, जिसके लेखक हैं हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी। मलिक मोहम्मद जैसी जी का एक फ़ोटो मैंने सामने स्क्रीन पे रख दिया है। आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को वो चीज़ एहसास होगा, वो फीलिंग्स आपको पता चलेगा कि इनका हाव भाव क्या था, कुछ कैसे तरीके से देखते दिखाई देते थे। ये सारी चीज़ें जो मन में एक जिज्ञासा के रूप में आती है ना, उसको आप लोग काफ़ी आसानी से देख के यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग ये जो पोएम सुनने जा रहे हैं जिसका कड़बक नाम है, ये बीके सर के द्वारा सुनने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जन्म तिथि इनकी 15वीं सदी जो है वो अनुमानित उत्तरार्ध में अनुमान लगाया जाता है कि 1492 में जन्म हुआ होगा। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि निधन भी अनुमानतः इनका 1548 में हुआ होगा। तो जन्म स्थान इनका जो है जायस नामक स्थान है, कब्र अमेठी में पड़ता है। ये पूरा का पूरा जगह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता मलिक शेख ममरेज, जिनको मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है। गुरु जो थे इनके सूफी संत थे शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। इस सारे का नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग इन सारे टॉपिक्स का। प्रारंभ में जायसी जो थे मलिक मोहम्मद जैसी, वो प्रारंभ में वहीं पे रहते थे, जायस में ही रहते हुए ये किसानी किए और बाद में शेष जीवन जो था वो फकीर के रूप में व्यतीत किए। बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधु फकीरों के साथ भटकते हुए इन्होंने अपना बचपन बिताया। और इस तरीके से मलिक मोहम्मद जैसी का जो था समय चलते गया और फिर इस तरीके से आगे जब हमको पता चलता है कि ये बड़े हो गए, क्या क्या किए, तो वहाँ पे देखते हैं व्यक्तित्व इनका कैसा था। तो चेचक के कारण रूपहीन थे, बाईं आँख और कान से वंचित थे, सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इनके पास थे। स्वभाव से ये संत थे, सूफी संत थे। अगर बात करें ना मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में, क्या लाजवाब कवि थे। मतलब इनके बारे में जितना बात करें ना कम है। एक आँख से काने हैं, एक बाई कान से सुनाई नहीं दे रहा है, चेचक के कारण रूपहीन है, फकीरी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या क्या बताएं इनके बारे में। इनके बारे में सोचना तो मुश्किल है कि आज का समाज इनको एक्सेप्ट किस रूप में करता, लेकिन उस टाइम का समाज इनको एक्सेप्ट ना किया क्योंकि ये रूपहीन थे, चेचक का बीमारी था, बाईं कान बाईं आँख से वंचित थे। इनके लेखनी को कोई ध्यान में नहीं देखता था, ना रखता था। इनको लोग खाली याद रखते थे कि ये रूपहीन व्यक्ति है। लेकिन मरने के बाद लोग इनको इतना याद किए कि आज तक हम लोग खुद याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ रचनाएं ऐसी की थी। कैसी रचनाएं? तो जैसे कृतियों में देख लेते हैं। पद्मावत सबसे बीबीआई। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा, ये सारी की सारी कृतियाँ किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जैसी की। कुछ और भी कृतियाँ हैं, चंपावत, होलीनामा, इतरावत इत्यादि उल्लेख में आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सारी किताबें भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं कृतियाँ। जैसी के लिखने के जो तरीके थे, जैसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त हुए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इत्यादि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग एकत्रित करके और एक जायस ग्रंथावली में संपादित कर दिया गया। तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो भी किताबें हैं वो हमें कहाँ मिलेंगी? जायस ग्रंथावली में मिलेगी। और ये किसके द्वारा जायस ग्रंथावली बनाया गया? तो ये जो थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इन्हीं लोगों के द्वारा, ये प्रमुख विद्वानों में से थे और इन लोगों ने मिल करके इसको एकत्रित करने का प्रयास किया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्या बता रहे हैं। इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं बहुत तगड़ा वाला। चंपावत के लेखक कौन है? होलीनामा के लेखक कौन है? इतरावत के लेखक कौन है? अखरावट के आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, इन सब में से पूछ। स्वभाव से कैसे थे? संत थे, बाईं आँख से वंचित थे। तो किस कान से? तो बाईं कान से। बीमारी कौन सा? चेचक का बीमारी। इस तरीके का अनेकों प्रकार का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पद्मावत के रचनाकार सबसे फेमस हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें याद करने की। मलिक मोहम्मद जैसी
कि उज्जवल अमर कीर्ति का आधार उनका क्या है, वो महाकाव्य जिसका नाम है पद्मावत, जिसे चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम की कथा को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ना, तो ये कहानी तब का है जब चित्तौड़ में राजा रतन सेन काफ़ी शक्तिशाली और सिंहल द्वीप की राजकुमारी जो काफ़ी एकदम शक्तिशाली से लेकर रूपवती से लेकर के पूरे धरती पे वैसा कोई स्त्री नहीं था उस टाइम पे, ऐसी थी हमारी, मतलब ऐसी थी वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी जिनका नाम है पद्मावती। और इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी है, क्योंकि इन दोनों में प्रेम था और इनकी जैसा कोई वीर भी नहीं था। इन लोगों में प्रेम हुआ, प्रेम विवाह हुआ, और तभी इसी बीच में एक त्रिकोण, मतलब तीसरा व्यक्ति का इसमें आगमन हो गया, और वहीं पे इस प्रेम का त्रिकोण पूरा हुआ जिसका नाम था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे आया, यहाँ पे लड़ाई हुआ, और फिर यही कहानी यहीं से बढ़ना चालू हुई, जिसके बाद ये रचना हमें दिखाई देता है कि कहाँ से कहाँ तक किस मोड़ में चला गया, कि कैसे वो दो प्रेमी जोड़े कैसे बिछड़ गए, क्या क्या हुआ। ये बहुत ही खतरनाक, केवल आप लोग कभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे चित्तौड़ के राजा रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, और कैसे पद्मावती रानी ने जौहर किया था। वो जौहर वाला कहानी है यहाँ पे, तो एक कंप्लीट वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं। फिलहाल चैप्टर के बारे में, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर के कवि हैं, याद रखना है। और प्रथम कड़बक में ये बात करते हैं कि कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टिताओं द्वारा महान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। कहते हैं कि ये रूप कुछ नहीं होता है, ये क्षण भर की चीज़ें हैं, धीरे धीरे ढल जाती हैं, लेकिन गुण जो है ना, गुण और दोष हमारा हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हमें इसी पे ध्यान देना चाहिए। तो वो उसी की ओर ध्यान खींचते हैं, क्योंकि इसी के कारण, इनके गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य का रचना ये कर सके, जिसकी वजह से इनको लोग याद करते हैं, न कि इनकी रूपहीनता की वजह से। ये तो इतने बदसूरत थे कि लोग इनको याद भी ना करें। चेचक भी था, बाएं कान बाएं आँख सब गायब, फिर भी लोग याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो गुण था, वो क्वालिटी था, और क्वालिटी की वजह से आज हम इनको याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद द्वितीय कड़बक। द्वितीय कड़बक में कवि क्या कहते हैं? द्वितीय कड़बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इस रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नयन के जल से भिगोए हुए हैं। और इस तरीके से ये जो द्वितीय कड़बक है ना, ये भी कंप्लीट होता है। कल जब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि वो जो पूरा चैप्टर है ना, उस चैप्टर में कैसे हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक एक लाइन का आपको देने वाले हैं सॉल्यूशन। आप लोग इतना बेहतरीन तरीक़ा से कंप्लीट कीजिएगा ना कि कोई भी आप लोगों को ऐसे हिंदी नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और हम मिल सके अगले वीडियो के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। हम लोग अभी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित ये जो कड़बक है क्लास 12th के लिए, इसका सेकंड भाग देखने वाले हैं इस बार। और इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं सेकंड भाग में कि मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा रचित वो जो कड़बक है उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे क्वेश्चन आंसर आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने इनके व्यक्तित्व, इनके मतलब कवि के पूरे बारे, जीवनी से लेकर के मृत्यु तक सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। आप लोग वीडियो देख करके समझते रहिए और बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का ये जो कड़बक है ना, उसको हम लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से डिटेल रूप में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आप लोग नोट डाउन भी कर सकें और अच्छे से इसको एक बार रिमेंबर भी कर सकें। ठीक है, जैसे पहला पद जो है उनका, उसमें वो कैसे कैसे अपने आप को दिखाने का प्रयास किए हैं, उसी चीज़ का जिक्र इसमें है। कि कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जय कवि सुनी। कवि क्या कहते हैं, अभी इसको अर्थ भी, अब क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ। कहने का मतलब है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, कवि कहते हैं कि एक ही नयन है, एक ही नयन है हमारे पास, कवि के पास। कवि कौन? मलिक मोहम्मद जैसी।
लेकिन फिर भी वो गुणी है। कैसे हैं? गुणी है, गुणवान है। सोई विमोह जेई कवि सुनी, जो भी जेई मतलब जो भी कवि को सुना है, कवि सुनी, जो भी कवि को सुना है वो मोहित हो गया है। क्या हो गया है? वो मोहित हो गया है। सोई मतलब सोई विमोह मतलब वो मोहित हो गया है। अब इसका अर्थ लिखने के लिए दे तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो गुणी है, गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमारा 2 नंबर फिक्स है। फिर आगे कहते हैं अगले लाइन में कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। अर्थात ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा, कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा मतलब चांद के जैसा जग विधि मतलब इस जगत में अवतारा मतलब भगवान ने मुझे अवतरित किया। दीन कलंक, मुझे कलंकित कर दिया कि न उजियारा, लेकिन उस चांद के जैसे हमें कलंकित तो कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने काव्य के माध्यम से इस संसार में अपना प्रकाश फैलाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से चंद्रमा कलंकित होने के बावजूद भी अपना प्रकाश इस पूरे पृथ्वी पर फैलाता है और फैला करके उजाला देने का कार्य करता है। अब इसका अर्थ लिखेंगे तो ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतार दिया, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी, लेकिन फिर भी कवि जो है चंद्रमा की तरह अपने काव्य का प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। इसमें हम जोड़ देंगे वो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, और इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरफ धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी, लेकिन फिर भी वो चंद्रमा की तरह अपने काव्य के प्रकाश से पूरे संसार में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं कि चांद कहते हैं यहाँ पे जग सूझा एक ही नैनाहा हुआ सुख स्नख्तन महा। अर्थात जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस पूरी दुनिया को भली भांति समझ लिया है। फिर आगे कहते हैं जौ लही अम्बही डाब न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। फिर कहते हैं कि कीन समुद्र पानी जो खारा तो अति भय हुआ सूझ अपारा। कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वो असूझ और अपार है। समुद्र का पानी खारा है ना, उसके गहराई को नहीं मापा जा सकता, दिखाई नहीं देता है, वो असूझ है और अपार है क्योंकि उसको कोई समझने का प्रयास भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो खारा पानी है। आगे कवि कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरि आग आकाशा। अर्थात जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, शिव त्रिशूल से, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। फिर कहते हैं कभी कि जौ लही घड़ी करंक ना परा कांच हो इन्हें कंचन करा। अर्थात जौ लही अर्थात जब तक घड़िया, वो सोना गलाने वाला जो पात्र होता है उसको घड़िया कहते हैं हम लोग, में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु उपयोग में नहीं लाई जाती या उपयोगी नहीं होती। फिर आगे कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण अवते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गई मुख जे वही कही चाहू। अर्थात एक नैन के होते हुए भी कवि दर्पण की तरह स्वच्छ भाव वाले हैं। उनकी इसी गुण के वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की ओर ताका करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वितीय कड़बक में कवि ने किस किस चीज़ों का जिक्र किया है और वो कैसे इस कड़बक के बारे में बताते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से रचना इसका किया है। कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो रिलाई रकत कहले गाड़ी प्रीति नैन जल भई। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनाओ। कहते हैं कि फिर से वही चीज़ कवि क्या कहते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा फिर से वही रिपीट कर दें कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कवि ने मोहम्मद कवि जो है वो उन्होंने काव्य को रच करके सुनाया है और जिसने भी इसको सुना वो प्रेम की पीड़ा को समझ पाया। वही कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा मतलब कभी इसको जोर जोर के सुनाए हैं और सुना जो प्रेम पीर गा पाओ, जिसने भी सुना वो
का पीर मतलब प्रेम पीर गा पा, उस प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया और वो गीत गाने लगा, प्रेम की पीड़ा में गीत गाने लगा और उसको अनुभव करने लगा। जो रिलाई रकत कह ले, मैंने इस कविता को रक्त की ले लगा करके जोड़ा है, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई, और अपनी गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से, मतलब गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है और तब जाके मैंने इस काव्य का रचना किया है। आगे क्या कहते हैं कि औ मन जानी कविता अस कीना, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। अर्थ इसका क्या होगा कि यह कविता जायसी ने यह सोच करके लिखा, औ मन जानी मैंने अपने मन में ये जान के लिखा, कविता असकीना लिखा कि मेरे मरने के बाद मकू यह रहे जगत मचीना, कि मरने के बाद भी दुनिया में मेरी यह कृति अमर रहे और लोग मुझे 2 शब्दों में कम से कम याद तो करें। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघव जैनकीन बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अर्थात रतन सेन जैसा राजा नहीं है, कहाँ है वो राजा, कहाँ वो सुआ है जिसे देख करके राजा बुद्धि उपराजता था, ना तो वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है और ना ही वो राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती के रूप का वर्णन इतना किया जिसकी वजह से दोनों राजाओं के बीच युद्ध हो गया। वो पद्मावती रानी भी नहीं है जो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी जिनका तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता। वह अब कोई इन लोगों में से कोई भी नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानी, उनकी अमर गाथा इस धरती पे, इस संसार में आज भी अमर है, आज भी लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। धनी पुरुष वही है जिसकी कीर्ति जासु आज भी विद्यमान है, फूल मरे पर मरे न बासु। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल मर तो जाता है लेकिन उसकी खुशबू बची रहती है, ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष की कीर्ति आज भी वैसे ही बची हुई है जैसे फूल के मरने के बाद भी उसका सुगंध हमेशा जिंदा रहता है। फूल को हम लोग पैर के तले दबाते हैं या हाथों से मिस देते हैं और वो सुगंध देने लगता है। अर्थात कि हम किसी के क्वालिटी को मार नहीं सकते हैं, किसी के अंदर अच्छाई है तो उसको मार नहीं सकते, उस इंसान को मार सकते हैं, उसके अच्छाई को नहीं मार सकते, किसी के अच्छे कर्मों को नहीं मार सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसके कर्मों को नहीं मार सकते हैं। उसके अंदर जो क्वालिटी है ना उसको मारना इम्पॉसिबल है। के न जगत जस बेचा, के न लीन अस जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। अर्थात संसार में ना तो किसी ने जस बेचा है और ना ही किसी ने जस को खरीदा है। जो मेरे कलेजे के खून से रचित इस कहानी को पढ़ेगा, यहाँ पे पढ़ेगा, वह हमें 2 शब्दों में ज़रूर याद रखेगा। ऐसा आशा अपने मन में कवि रखते हैं और रख करके इस काव्य की रचना करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ के जाएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन और मिल सके जिससे हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम कर सकें। आई होप आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।